वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 ऑफ ग्रुप थ्योरी सीरीज़। आज के लेक्चर में 3 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज़ जी बाय जेड थ्योरम। सेकंड, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ जी बाय जेड थ्योरम। एंड थर्ड इज़ कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स। सो ऑब्वियसली जी बाय जेड एक फैक्टर ग्रुप है, तो पहले उसकी एक बार डेफिनेशन हम रिकॉल कर लेते हैं। डेफिनेशन कहती है कि एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, सो उससे जनरेटेड सारे लेफ्ट को सेट की जो कलेक्शन है वो एक फैक्टर ग्रुप बनता है, जिसको हम जी बाई एच से डिनोट करते हैं। और उसका ऑपरेशन रहता है ये, यानी ए एच इंटू बी एच इक्वल टू ए इंटू बी इंटू एच। ओके, सो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया हुआ है कि एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, सो उस हर एलिमेंट से जनरेटेड लेफ्ट और राइट को सेट इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे राइट को सेट की कलेक्शन या लेफ्ट को सेट की कलेक्शन मान सकते हो, क्योंकि दोनों कलेक्शन सेम है। So ultimately factor group is the collection of all left cosets generated by H. Okay, so ये लेक्चर 9 में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई आपको डाउट है तो वहाँ आप स्टडीज़ को कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जी बाय जेड थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट इज लेट जी बी ए ग्रुप एंड जेड जी बी द सेंटर ऑफ ग्रुप। कंडीशन है कि इफ़ जी बाय जेड जी इज साइक्लिक देन जी इज एबिलियन। सो बेसिकली जी बाई जेड थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको फैक्टर ग्रुप के बारे में नॉलेज है तो आप जी के बारे में क्या कह सकते हो। ओके, सो जी बाई जेड थ्योरम बेसिकली क्या करती है कि जी बाई जेड की नॉलेज से आपको जी की नॉलेज दे देती है। यानी जी बाई जेड जी अगर साइक्लिक है देन इट रिवील्स दैट जी इज एन एबिलियन ग्रुप। ओके, सो कंडीशन हमने मान ली कि जी बाई जेड जी है वो साइक्लिक है, तो प्रूव करना है जी एबिलियन है। एबिलियन आप प्रूव करते हो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। सो बेसिकली ये हमने प्रूव करना है। सो लेट स्टार्ट द प्रूफ। एक बार हमने रिकॉल कर लिया कि जेड जी क्या होता है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सेंटर ऑफ ए ग्रुप ग्रुप के उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। मीन्स इट इज़ द सेट ऑफ ऑल जी विच आर कम्यूटिंग विद फॉर ईच एलिमेंट्स या कम्यूटिंग विद ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ओके, अब जी बाय जेड जी क्या बनेगा, फैक्टर ग्रुप। यानी जेड जी लास्ट लेक्चर में हमने ये भी प्रूव किया था कि एक ग्रुप का सेंटर हमेशा उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो वी कैन डिफाइन ए फैक्टर ग्रुप। ये जी बाय जेड जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, जेड जी के सारे लेफ्ट को सेट्स। सो जेड जी के सारे लेफ्ट को सेट्स की कलेक्शन हमने मान ली। अब ये साइक्लिक दे रखा है हमें, दिस इज साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब हमने बताया था कि एक ग्रुप साइक्लिक होने का मतलब है कि उसका कोई जनरेटर मिल जाए। सो हमने मान लिया जी जेड जी, क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट्स है तो एक लेफ्ट को सेट को इसका जनरेटर मान लिया हमने। सो जी बाय जेड जी इज जनरेटेड बाय जी जेड जी। दिस इज वन लेफ्ट को सेट ऑफ जेड जी। अब इसको साइक्लिक मान लिया हमने और जी को एबिलियन प्रूव करना है, तो दो एलिमेंट हमने मान लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। दो एलिमेंट माने तो एक्स जेड जी और वाई जेड जी दो लेफ्ट को सेट आ गए सेंटर के ग्रुप के अंदर। सो ये दो लेफ्ट को सेट फैक्टर ग्रुप में जाएंगे जी बाय जेड जी में, और जी बाय जेड जी इससे जनरेट हो रहा है क्योंकि साइक्लिक माना हुआ है हमने। तो दो पावर्स आई और जे एग्जिस्ट करेंगी कि एक्स जेड जी को आप इसकी पावर आई लिख दोगे और वाई जेड जी को इसकी पावर जे लिख दोगे। अब ये अभी अभी रिकॉल किया है कि फैक्टर ग्रुप इस ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बनता है ए बी एच। तो यहाँ पे जी जेड की पावर अगर आई है तो आप इसको क्या लिखोगे, जी जेड आई टाइम मल्टीप्लाई कर लोगे। लेकिन ये ऑपरेशन क्या कहता है कि एच सब के बाहर निकालो और एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो जी आई टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जी आई और जेड बाहर निकल जाएगा। सो दिस पावर कैन बी रिटन एज दिस। सिमिलरली वाई जेड जी यानी दिस पावर कैन बी रिटन एज दिस। अब एक रिजल्ट हमें पता होता है कि ए एच इक्वल टू बी एच होता है इफ़ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। ये हमने लेक्चर 9 में जहाँ पे को सेट डिफाइन किया था वहाँ प्रूव किया था। दिस वाज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ को सेट्स, राइट। सो यहाँ पे अगर आप ये मानो कि जी आई जेड इक्वल टू एक्स जेड, तो एच की जगह पे जेड है, ए की जगह पे जी आई और बी की जगह पे एक्स मानो, तो इस प्रॉपर्टी के कारण क्या आएगा, जी आई इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो यही बात यहाँ पे लिखी है हमने। सिमिलरली इस इक्वेशन में इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो। सो यू कैन राइट जी जे इनवर्स वाई बिलोंग्स टू जेड जी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब दोनों जेड जी में बिलोंग कर रहे हैं तो किसी एलिमेंट के इक्वल होंगे, तो हमने मान लिया कि ये किसी ए एलिमेंट के इक्वल है, वेयर ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ जेड, यानी सेंटर का एलिमेंट है। अब ये भी जेड में बिलोंग कर रहा है तो ये भी किसी सेंटर के एलिमेंट के इक्वल होगा, उसको हमने बी मान लिया। सो अब दोनों साइड जी आई से मल्टीप्लाई करें,
जी पावर आई से। सो राइट साइड लेफ्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये आइडेंटिटी हो जाएगा। सो एक्स इक्वल टू दिस। सिमिलरली जी जे से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इक्वल टू जी पावर जे इंटू बी। ओके, अब एक्स और वाई हमने दो एलिमेंट माने हैं ग्रुप के, जिसको कम्यूट करके दिखाना है हमने, यानी एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो हम एक्स वाई को सोल्व कर रहे हैं। एक्स वाई को हमने लिख लिया जी आई ए, वाई को लिख लिया जी जे बी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से यहाँ ब्रैकेट पुट कर दी, ए जी जे, जी आई लेफ्ट बच गया और बी राइट में बच गया। अब ए है सेंटर का एलिमेंट। सेंटर के एलिमेंट का मतलब है ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है वो। सो वी कैन राइट जी जे इंटू ए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आप यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो, तो ये सेम एलिमेंट की पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो जी आई प्लस जे, दिस इज ए इंटू बी। अब आई प्लस जे ये इंटीजर हैं तो कम्यूट करते हैं, तो आप इसको जे प्लस आई लिख सकते हो। ए और बी दोनों सेंटर के एलिमेंट हैं तो ये आपस में कम्यूट करेंगे, वी कैन राइट बी ए। सो इसको आप लिख सकते हो जी जे इंटू जी आई, और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी के साथ कंबाइन कर दिया। अब बी सेंटर का एलिमेंट है तो आप इसको कम्यूट करके लिख सकते हो, यानी बी इंटू जी आई। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो, यानी जी पावर जे इंटू बी, जी पावर आई इंटू ए। सो दिस इज नथिंग बट वाई एंड दिस इज नथिंग बट एक्स। सो बेसिकली हमने प्रूव कर दिया कि एक्स वाई अगर ग्रुप के एलिमेंट हैं तो वो कम्यूट करेंगे, प्रोवाइडेड जी बाय जेड इज साइक्लिक। तो ये थी भाई जी बाय जेड थ्योरम, जो बेसिकली जी बाय जेड की इन्फॉर्मेशन से जी की इन्फॉर्मेशन रिवील करती है, यानी हमें बताती है। तो कंडीशन क्या है कि जी बाय जेड अगर साइक्लिक होगा, यानी एक फैक्टर ग्रुप अगर साइक्लिक होगा जो फैक्टर ग्रुप सेंटर से बना है, तो ग्रुप को हमेशा एबिलियन होना पड़ेगा। सो ये भी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ग्रुप थ्योरी की, उनमें से एक है। सबसे फेमस हम क्या मानते हैं, लैग्रेंजिस थ्योरम। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की कैटेगरी है उसमें से एक है जी बाय जेड थ्योरम। ओके, सो एक बार स्टेटमेंट फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं याद रखने के लिए कि जी बाय जेड जी अगर साइक्लिक है तो जी को हमेशा एबिलियन होना पड़ेगा। दिस इज व्हाट जी बाय जेड थ्योरम सेज। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोरोलरी। फर्स्ट कोरोलरी कहती है कि एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप यानी जेड जी का सब ग्रुप है तो, और जी बाई एच अगर साइक्लिक है तो जी को एबिलियन होना पड़ेगा। अब एच किसकी जगह पे माना है, जेड की जगह पे, और ऑब्वियसली जेड का सब ग्रुप है तो एच के सारे एलिमेंट भी क्या होंगे, एच का कोई भी एलिमेंट है तो वो जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, क्योंकि सब ग्रुप मानने का मतलब है इसका सबसेट मानना, एच इज सबसेट ऑफ जेड जी। तो ऊपर वाले प्रूफ में जहाँ आपने जेड जी के एलिमेंट लिए वहाँ आप एच के एलिमेंट ले सकते हो, और जो जेड जी की प्रॉपर्टी यूज़ की है वहाँ आप एच की प्रॉपर्टी भी, मतलब वही प्रॉपर्टी एच के एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। क्यों? द रीज़न इज बिकॉज वी आर टेकिंग एच एज ए सबसेट ऑफ जेड, यानी सेंटर का सबसेट माने, तभी उसका सब ग्रुप लिखा है यहाँ पे, सब ग्रुप ऑफ जेड जी। सो बिल्कुल सेम प्रूफ में आप ये प्रूव कर सकते हो कि जी बाई एच अगर साइक्लिक है और एच जेड जी का सब ग्रुप है यानी सबसेट है, तो भी जी एबिलियन होगा। ओके, सेकंड कोरोलरी है कि जी अगर नॉन एबिलियन है तो जी बाय जेड जी साइक्लिक नहीं होगा। थ्योरम क्या कहती थी कि अगर ये साइक्लिक है तो ये एबिलियन होता है। अब इसका नेगेटिव पार्ट यही बनेगा कि जी नॉन एबिलियन है तो जी बाय जेड जी नॉट साइक्लिक होगा। प्रूफ आप सिंपली लिख सकते हो, कंट्राडिक्शन से मान लिया कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक है तो थ्योरम 1 यानी ऊपर जो जी बाय जेड थ्योरम करी है वो क्या कहती है, जी एबिलियन होगा, लेकिन जी क्या दे रखा है, नॉन एबिलियन। सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन, हैंस जी बाय जेड जी कैन नॉट बी साइक्लिक। ओके, सो जी अगर नॉन एबिलियन है तो आप हमेशा क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जी बाय जेड जी इज नॉट साइक्लिक। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया अपने आप में, एंड यू कैन कंसिडर कोरोलरी 2 एज एन एप्लीकेशन ऑफ जी बाय जेड थ्योरम। अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज कोरोलरी 3। दिस सेज दैट कि जी अगर नॉन एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर पी क्यू का, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम्स, देन जेड जी इज ओनली आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक नॉन एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर पी क्यू का, वेयर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, तो जो सेंटर होगा ना ग्रुप का वो सिर्फ ट्रिवियल आएगा। ट्रिवियल का मतलब सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा आएगा जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, बाकी कोई भी ग्रुप का एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करे। ओके, सेंटर आइडेंटिटी आने का मतलब ही क्या होता है कि सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है जो सबके साथ कम्यूट करता है, नो अदर एलिमेंट्स कम्यूट विद all elements of G. So this is another important application, and इसका प्रूफ हम
करने जा रहे हैं। सो एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट रिकॉल कर देता हूँ। जी यहाँ पे क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप ऑर्डर पी क्यू, तो जेड जी यानी सेंटर होगा वो ट्रिवियल होगा यानी आइडेंटिटी आएगा। हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं। तो कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया जेड जी का जो ऑर्डर है वो 2 या 2 से बिगर है, क्योंकि 2 से स्ट्रिक्टली लेस होगा तो आइडेंटिटी ही आएगा 1 ऑर्डर का, और कुछ नहीं हो सकता उसके अंदर। सो जेड जी सब ग्रुप है जी का, ये हम जानते हैं। अब जेड जी सब ग्रुप है और लैग्रेंजिस थ्योरम कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ओके, तो जेड जी का ऑर्डर आपने 2 से बिगर मान रखा है और ग्रुप का ऑर्डर है पी क्यू, दिस इज ऑर्डर ऑफ जी। तो पी और क्यू इसको डिवाइड करने वाले या तो सिर्फ पी होगा या क्यू होगा या पी क्यू होगा, 3 नंबर के अलावा कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि पी और क्यू के अलावा अगर इसको कोई डिवाइड करेगा और पी क्यू के भी अलावा तो वो या तो पी को डिवाइड करेगा या क्यू को, बट ये पॉसिबल है नहीं। सो जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो या तो पी होगा या क्यू होगा या फिर पी क्यू होगा, नो अदर पॉसिबिलिटी फॉर द ऑर्डर ऑफ सेंटर। अब तीनों केसेस 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। केस 1 में हमने मान लिया कि सब अगर सेंटर का ऑर्डर पी है तो इस फैक्टर ग्रुप का, क्योंकि सेंटर जो होता है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो जी बाय जेड की बात हम हमेशा कर सकते हैं किसी भी ग्रुप के लिए, वेदर इट इज़ एबिलियन और नॉन एबिलियन। सो जी बाय जेड जी का ऑर्डर होगा जी का ऑर्डर डिवाइडेड बाय जेड का ऑर्डर। जी का ऑर्डर पी क्यू है और जेड का ऑर्डर हमने पी मान रखा है, तो डिवाइड होके क्यू आ गया जो कि एक प्राइम नंबर है। यानी इस लाइन में हमने ये प्रूव कर दिया अगर सेंटर का ऑर्डर पी है तो जी बाय जेड का ऑर्डर एक प्राइम नंबर आ गया, और हमें पता है कि हर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है। तो ये प्राइम नंबर तो आ गया, तो इसका ऑर्डर प्राइम हो गया, तो उस रिजल्ट के कारण ये एक साइक्लिक ग्रुप हो गया जी बाय जेड जी, क्योंकि हमें एक रिजल्ट पता है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक ग्रुप। तो जी बाय जेड जी एक साइक्लिक ग्रुप आ गया। साइक्लिक आ गया तो थ्योरम 1 क्या कहती है, जी एबिलियन हो जाएगा। लेकिन हमें दे क्या रखा है, जी एक नॉन एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर पी क्यू का, तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जेड जी का ऑर्डर पी नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर जेड जी का ऑर्डर क्यू मानोगे तो जी बाय जेड का ऑर्डर यहाँ पी क्यू बाई क्यू इक्वल टू पी आ जाएगा, और वो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का ऑर्डर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा, तो जी बाय जेड इस केस में भी साइक्लिक हो जाएगा। थ्योरम 1 से जी एबिलियन आ जाएगा, तो वी विल गेट सिमिलर कंट्राडिक्शन। तो जेड जी का ऑर्डर क्यू भी नहीं हो सकता। फाइनली वी एज्यूम दैट द ऑर्डर ऑफ जेड इज पी क्यू, तो जी बाय जेड जी का ऑर्डर आ जाएगा पी क्यू बाई पी क्यू यानी 1 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और ट्रिवियल ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, तो ये साइक्लिक आ गया। इस केस में भी जी बाय जेड जी साइक्लिक आ गया, तो थ्योरम 1 से जी बाय जेड, थ्योरम से जी को एबिलियन होना पड़ेगा, फिर से कंट्राडिक्शन। इसका मतलब अगर सेंटर का ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा है तो वो या तो पी होगा या क्यू होगा या पी क्यू होगा, और तीनों केसेस में कंट्राडिक्शन मिल रहा है, तो 2 से बड़ा ऑर्डर पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब जेड जी का ऑर्डर सिर्फ 1 होगा। 1 होगा तो इसका मतलब हो जाएगा जेड जी इज ट्रिवियल ग्रुप, यानी सिर्फ आइडेंटिटी आएगा उसके अंदर, राइट। सो दिस वाज अनदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जी बाय जेड थ्योरम। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम कहती है कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, then the order of the element gh in g by h divides the order of g in g। यानी h नॉर्मल सब ग्रुप है, gh इसका कोई एलिमेंट है यानी फैक्टर ग्रुप में, तो ये कोई लेफ्ट को सेट है, इसका जो ऑर्डर है वो हमेशा g के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो प्रूफ बड़ा सिंपल सा, हमने g का ऑर्डर n मान लिया, तो अब ये दिखाना है कि इसका ऑर्डर जो भी आएगा वो n को डिवाइड करता हो। सो पहले हम एक बार इसकी n पावर सोल्व करके देख रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है, जी एच इंटू जी एच एन टाइम्स, और ये भाई फैक्टर ग्रुप के ऑपरेशन की डेफिनेशन है कि ये एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एच बार बच जाएगा, तो जी की पावर एन इंटू एच आ गया। लेकिन जी का ऑर्डर एन है तो ये आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी से जनरेटेड जो लेफ्ट को सेट आता है वो सेम एच के इक्वल आता है, और एच क्या है, एच है आइडेंटिटी ऑफ फैक्टर ग्रुप यानी आइडेंटिटी ऑफ जी बाई एच। तो एक एलिमेंट की n पावर करने से उसकी आइडेंटिटी मिल गई, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, या तो n होगा या फिर n का डिवीज़र होगा। तो n है तो भी वो n को डिवाइड कर रहा है और डिवीज़र है तो भी वो डिवाइड करेगा। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जी एच डिवाइड्स n यानी ऑर्डर ऑफ g। तो यही आपको प्रूव करना था भाई
कि लेफ्ट को सेट का जो ऑर्डर आता है G/H ग्रुप के अंदर, ये ध्यान रखना भाई, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कनेक्शन है, लेकिन इसका ऑर्डर आपने कैलकुलेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मतलब नहीं है यहाँ पे GH का। ओके, ऑर्डर का मतलब है कि कितनी पावर करने से वापस H मिलता है आपको, दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर। कभी यहाँ पे ये सोच जाओ कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। मॉडुलस का मतलब समटाइम हम क्या करते हैं कि सेट की कार्डिनलिटी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि G/H के ऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे G के ऑर्डर का। इसलिए ये एक एक चीज़ एक्सप्लिसिटली एंड प्रिसाइज लिखी हुई है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट GH इन G/H डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ G इन G, यानी इसका ऑर्डर आप इस ग्रुप में कैलकुलेट करो, उसको नोट कर लो, सपोज वो M आ गया, इसका ऑर्डर आप G में कैलकुलेट कर लो, सपोज वो N आ गया, तो थ्योरम कहते हैं कि M डिवाइड्स N। तो दोनों ग्रुप में आपने अलग अलग एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने हैं, एंड देन दिस प्रॉब्लम सेज दैट M मस्ट डिवाइड N। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, हाइपोथेसिस सेम है कि H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, G और फाइनाइट ग्रुप है, तो हमें प्रूव करना है कि G/H के पास अगर एक एलिमेंट है ऑर्डर N का, तो G के पास भी एक एलिमेंट होगा N ऑर्डर का। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसका मेन मोटिव क्या है, ये कह रहा है कि अगर फैक्टर ग्रुप के पास एक N ऑर्डर का एलिमेंट है, तो G ग्रुप के पास भी एक ऑर्डर N का एलिमेंट होगा ही होगा। सो हमने मान लिया भाई इसके पास एक एलिमेंट है GH जिसका ऑर्डर N है। तो प्रॉब्लम 1 में अभी हमने क्या प्रूव किया है कि लेफ्ट को सेट का जो ऑर्डर होता है वो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अभी हमने क्या किया है, ऑर्डर ऑफ GH डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, तो इसका जो ऑर्डर है N वो N ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा, तो ऑर्डर ऑफ G N का कुछ मल्टीपल होगा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ G इज NK। अब ये ऑर्डर आ गया तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो G की पावर NK करने से आइडेंटिटी देता है। सो यहाँ से इजीली आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि GK का जो ऑर्डर होगा वो N होगा। क्यों? क्योंकि GK की पावर जब आप करना स्टार्ट करोगे 1, GK की पावर 2, अगर कोई N से स्मॉल l GK की पावर L करने से अगर आपको आइडेंटिटी मिल गया, तो ऑर्डर ऑफ G भी क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू KL। लेकिन L अगर N से छोटा है तो KL KN से छोटा हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि ऑर्डर ऑफ G NK है जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है, तो GK का ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, N। सो G अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो GK भी ग्रुप का एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या मिल गया, N। सो एलिमेंट GK ऑफ G हैज़ ऑर्डर N। यही आपको दिखाना था कि अगर फैक्टर ग्रुप G/H के पास एक N ऑर्डर का एलिमेंट है, तो G के पास भी एक N ऑर्डर का एलिमेंट हो, जो आपको क्या मिल गया, GK। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका यूज़ आप काफ़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कर सकते हो। सो दिस इज नोन एज कोशी थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स। So its statement says that G be a finite abelian group and P be a prime that divides order of group, then G must have an element of order P. ओके, तो बेसिकली ये कह रहा है कि G आपके पास एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, एक प्राइम नंबर उसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो ग्रुप के पास उस प्राइम नंबर के इक्वल ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा ही होगा। तो इसका प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 है तो ग्रुप ऐसे दिखेगा, E इक्वल टू A। अब A आइडेंटिटी नहीं है तो ऑर्डर ऑफ A एटलीस्ट 2 तो होगा, और 2 से ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ऑर्डर ऑफ A क्या आ गया, 2। तो अगर ऑर्डर ऑफ G 2 है तो रिजल्ट इसलिए ऑब्वियस है क्योंकि इस ऑर्डर को डिवाइड करने वाला 2 ही एक प्राइम है, और 2 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट आ गया। सो इफ ऑर्डर ऑफ G इज 2 देन रिजल्ट इज ऑब्वियस। नेक्स्ट इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड फैक्टर ग्रुप्स का यूज़ करेंगे। ओके, अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना है, सो वी एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एबिलियन ग्रुप्स विद फ्यूअर एलिमेंट्स देन G। हमने मान लिया कि पूरी ग्रुप थ्योरी में जितनी भी एबिलियन ग्रुप्स हैं H जिनका ऑर्डर G से कम है, अगर इस ऑर्डर को P डिवाइड करता है तो हर एक H के पास एलिमेंट है ऑर्डर P का। दिस इज अवर अजम्पशन, ये हमने मान लिया, हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P। यानी
अगर कोई भी एबिलियन ग्रुप हमारे पास आता है जिसके ऑर्डर का पी डिवाइड कर और उसका ऑर्डर स्ट्रिक्टली जी से लेस है, तो हाइपोथेसिस से हमने मान लिया कि उस ग्रुप के पास पी ऑर्डर का एलिमेंट होगा ही होगा। ओके, तो हाइपोथेसिस क्या याद रखना है? एवरी एबिलियन ग्रुप हैविंग फ्यूअर एलिमेंट देन जी and P divides the order of that abelian group must have an element of order P. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये कंक्लूजन है कि G के पास एक प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट होगा ही होगा, या तो होगा एक X जिसका ऑर्डर प्राइम आ जाए से Q, अगर नहीं है तो एक एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर कंपोजिट होगा। सो इफ फॉर सम X बिलोंग्स टू G, ऑर्डर ऑफ X इज M वेयर M इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को आप मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में हमेशा लिख सकते हो कि एक नंबर प्राइम बच जाए और दूसरा प्राइम हो भी सकता है ना भी हो। सो एक प्राइम रख सकते हो और दूसरे नंबर का वी डोंट नो। सो एम को एक कंपोजिट नंबर है जिसको प्राइम इंटू समथिंग लिख लिया, क्यों यहाँ पे प्राइम है। तो अगर कोई जी के पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्यू के है वेयर क्यू इज प्राइम, तो एक्स के का ऑर्डर क्यू आ जाएगा। जैसे ऊपर प्रॉब्लम 2 में हमने डिस्कस किया कि ऑर्डर है तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है और x की पावर के l कभी भी आइडेंटिटी आ नहीं सकता वेयर l इज लेस देन q। सो x के का ऑर्डर क्या होना पड़ेगा q। सो हर केस में क्या होगा, या तो उसके पास डायरेक्टली कोई एलिमेंट होगा, नहीं है तो कंपोजिट ऑर्डर से भी हम एक एलिमेंट बना सकते हैं x की पावर के जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर आ गया। सो देयरफॉर g मस्ट हैव एन एलिमेंट ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो हमने वो एलिमेंट x मान लिया जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर q है। So x be an element of G which has order Q which is a prime number। अगर Q P के इक्वल है तो हमारा काम हो गया। हमें यही दिखाना था कि ग्रुप के पास एक P ऑर्डर का एलिमेंट हो जाए। तो अगर Q P के इक्वल है तो हम फिनिश्ड। अगर नहीं है तो हमने मान लिया कि Q इज़ नॉट इक्वल टू P, और आगे इसके लिए भी हम ये प्रूव कर देंगे कि Q अगर P के इक्वल नहीं है फिर भी G के पास एक P ऑर्डर का एलिमेंट आएगा ही आएगा। सो उसके लिए प्रोसीड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे मानना क्या हुआ है कि G एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है एंड वी नो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज़ नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल है तो AH और HA हमेशा दोनों इक्वल आएंगे भाई, और ये ऊपर भी बताया था, ये इफ एंड ओनली करेक्टराइजेशन थी, यानी H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ AH इक्वल टू HA। सो एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज़ नॉर्मल। तो X जो Q ऑर्डर का है उससे जनरेटेड जो सब ग्रुप आएगा वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो एक सब ग्रुप आपको मिल गया जो नॉर्मल है, तो G बाई एच का फैक्टर ग्रुप बना सकते हो। तो हमने फैक्टर ग्रुप से को डिनोट कर लिया G बार से, यानी G बार एक फैक्टर ग्रुप है विच इज़ G बाई सब ग्रुप जनरेटेड बाई X। सो X एक प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट था, उससे जनरेटेड एक साइक्लिक सब ग्रुप आएगा जो नॉर्मल है तो उससे जनरेटेड एक फैक्टर ग्रुप मान लिया, ये यानी कि फैक्टर ग्रुप आ गया। सो क्लियरली G बार इज एबिलियन। ये इसलिए कह रहा है भाई कि G एबिलियन है, ये इन जनरल में बता देता हूँ आपको कि G अगर एबिलियन है तो कोई भी G बाई एच आएगा ना वो भी एबिलियन हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, अब इसको एबिलियन दिखाना है तो AH इंटू BH, इसको हम बाय रूल क्या लिखते हैं AB इंटू H। अब ग्रुप एबिलियन है, G एबिलियन है, तो AB को मैं क्या लिख सकता हूँ BAH, और इसको बाय डेफिनेशन BH इंटू AH लिख सकते हैं। तो यहाँ G बाई एच के दो एलिमेंट लिए AH इंटू BH, उसको हमने लिख दिया BH इंटू AH, लेकिन ये तो कम्यूटेटिव हो गए तो ये ग्रुप क्या आ गया एबिलियन। सो अगर ग्रुप एबिलियन है तो उससे जनरेटेड उसका कोई भी फैक्टर ग्रुप आएगा उसके सब ग्रुप्स के कॉरस्पॉन्डिंग, वो भी क्या आएंगे एबिलियन। सो इसलिए यहाँ पे लिखा क्लियरली G बार इज एबिलियन। चलो एबिलियन तो हो गया, उसके बाद इसका ऑर्डर क्या आएगा। ऑर्डर हमने लैग्रेंजिस थ्योरम से निकाला था भाई कि किसी सब ग्रुप से जनरेटेड अगर फैक्टर ग्रुप निकालते हैं तो यह आएगा G का ऑर्डर डिवाइडेड बाय X से जनरेटेड साइक्लिक सब ग्रुप का ऑर्डर। अब G का ऑर्डर कुछ भी हो, X का ऑर्डर आएगा Q, क्योंकि एक एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है, और X का ऑर्डर क्या है Q। सो G बार ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बाय Q। अब Q P के इक्वल है नहीं और Q इसको डिवाइड कर रहा है, यानी Q भी प्राइम है P भी प्राइम है, तो Q P को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो ये डिवाइड करने के बाद भी P इसके अंदर बचेगा ही बचेगा, P इंटू सम K। अगर Q इसको डिवाइड कर रहा है, ओबियसली करेगा भी, सो
पी को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो बाकी जो रिमाइंडर आएगा वो इसके साथ आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर आ गया पी इंटू के। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि एज क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एंड पी डिवाइड जी, यानी इसका ऑर्डर पी का मल्टीपल है और क्यू पी को डिवाइड नहीं कर रहा, तो क्यू समथिंग एल्स को डिवाइड करेगा, पी बचेगा उसमें। तो इसका जो ऑर्डर आएगा ना वो पी इंटू समथिंग आएगा। सो वी हैव कंक्लूडेड दैट पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी बार। ओके, सो जी बार एक एबिलियन ग्रुप है जिसको पी डिवाइड कर रहा है और उसका जी बार का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ जी बाई क्यू विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। लेकिन ये तो हमारा हाइपोथेसिस था कि कोई एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम है और पी उसको डिवाइड कर रहा है। तो हाइपोथेसिस से क्या होगा, जी बार के पास एक एलिमेंट आएगा जिसका ऑर्डर पी है। ओके, हाइपोथेसिस से क्या आ गया कि जी बार के पास एक एलिमेंट आएगा ही आएगा जिसका ऑर्डर पी है। हाइपोथेसिस से उसको हमने मान लिया जी एक्स, क्योंकि जी बार तो फैक्टर ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप में क्या होते हैं, लेफ्ट को सेट्स, तो ये सब ग्रुप और ये जी से जनरेटेड, तो इसके पास एक लेफ्ट को सेट आ गया जिसका ऑर्डर पी है। अब प्रॉब्लम 2 में हमने क्या प्रूव किया था कि एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, जी फाइनाइट ग्रुप है, तो अगर जी बाई एच के पास एक एलिमेंट है ऑर्डर पी का, तो जी के पास भी एक एलिमेंट हो जाएगा ऑर्डर पी का। तो यहाँ जी बार के पास एक एलिमेंट दिखा दिया हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस से कि पी ऑर्डर का एलिमेंट है ही है इसके पास, तो प्रॉब्लम 2 से जी के पास भी एक एलिमेंट आएगा ही आएगा पी ऑर्डर का। ओके, सो ये थी भाई कॉशी's थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, जिसकी स्टेटमेंट कहती है कि आपके पास अगर कोई फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है और उसके ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो ग्रुप के पास उस प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट होगा ही होगा। ओके, ये नॉन एबिलियन के केस में गारंटी नहीं है भाई हमारे पास कि किसी ग्रुप के ऑर्डर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है प्राइम नंबर, तो उस प्राइम नंबर का एलिमेंट उसके पास होगा या नहीं होगा प्राइम ऑर्डर का। इसके लिए आप एग्जाम्पल खुद से सोच सकते हैं, काफ़ी कोशिश के बाद ना मिले तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। फर्स्ट इज जी बाई जेड थ्योरम, अनदर इज एप्लीकेशन ऑफ जी बाई जेड थ्योरम जिसमें 3 इंपॉर्टेंट कोरोलरीज थी, एंड फाइनली वी हैव डिस्कस्ड कोशी थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स। ओके, कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।